हेलो सर, नमस्ते। सर जी बंधुवर अभी भी आइए। राजीव 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 ये पीछे रखा हुआ है काफी। कॉफी जो है ये आगे लेनी पड़ेगी मुझे। उम्मीद करता हूँ इसे आगे पीछे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार तिवारी जी। नमस्ते सर। यशवंत बाबू। अरे क्या हाल है? ठीक है। आइए आइए राजीव जी। एक तो मुक्का किस लिए धरा हुआ है भाई? हाय। नमस्ते सर। नमस्ते, हाउ आर यू? जी, हाय, नमस्ते नमस्ते दुबे जी, कैसे हैं? अब मुझे तो सबसे हाथ मिलाना पड़ेगा। लवली। जोरदार आइटम है। बॉक्सिंग लव। इसकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उसकी जरूरत पड़े। भाई अरे संजय भाई क्या बात कैसे है? हैं अभय जी? कैसे हैं हाय। दुबे जी? आइए आइए। शुगर लेवल नीचे हो तो रसगुल्ला चापा जा सकता है। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। हमने एक खास इंतजाम भी किया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठकर आपकी चर्चा देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्पीकर सबसे प्रभावशाली रहा। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या एनडीए का 400 पार का लक्ष्य होगा पूरा? शुरू कर देना है ऐसे ही। हाँ, क्या बात है अभय जी, किसने शुरू करना है? किससे शुरू करें? आगाज कीजिए। शमाए महफिल आपके सामने है अभय। अरे वाह। हाँ देखिए, वही पार्टी हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव जीतने की क्षमता रखती हो। और राजीव गांधी ने 1984 में करके ये दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी अगर दक्षिण भारत का कोड क्रैक कर सकती है तो ऐसा वो जीत सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारत का कोड अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्रैक कर पाया है। अभी उसमें उसे समय लगेगा, वो कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि अभी उसने उस कोशिश की ठीक ढंग से शुरुआती की है। अभी भी वो दक्षिण भारत की सीमा पर ही है, कर्नाटक तेलंगाना उसकी सीमा पर ही, उसके अंदर उसने प्रवेश अभी नहीं कर पाया है। इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि 400 पार कर सकती। जो मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए 400 पार की जब हम बात करते हैं, जैसे अभय जी ने बताया कि इसका लब्बो-लबाज दक्षिण भारत के ऊपर काफी निर्भर करेगा। और जब दक्षिण भारत की भी बात करें, भले ही बीजेपी का खुद का वर्चस्व 5 स्टेट में से 3 राज्यों के अंदर ना के बराबर हो, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खासकर गठबंधन पार्टनर के ऊपर भी काफी कुछ एनडीए का सफलता निर्भर करेगी। और यदि बीजेपी अच्छा गठबंधन बना पाने में कामयाब होती है तमिलनाडु में खासकर, तो उसकी तरफ देखा जा सकता है। रूल्ड आउट करना आज की डेट में मुश्किल है जब तक कि गठबंधन तय ना हो। मेरे विचार में ये है। मुझे लगता है कि देखिए ये कहना तो बहुत आसान है कि बीजेपी इतनी जगहों पे है ही नहीं, लाइक दैट। लेकिन जब आप पिछले 20 साल की राजनीति इस मुल्क में देखते हैं तो आप ये भी पाते हैं कि यूपीए या एनडीए के नाम पर कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जिस राज्य में कांग्रेस या बीजेपी के साथ में लोगों ने गठबंधन न किया हो। जैसे तमिलनाडु की बात होती है, मुझे कई बार जब लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में तो बीजेपी नदारद है ही नहीं, जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है भाई गठबंधन राजनीति में सन
98 के बाद से भाई डीएमके जब बीजेपी के साथ में आई तो 2004 तक मामला चला, बाद में एआईएडीएमके भी आई, मतलब आज डीएमके और एआईएडीएमके वो दोनों ही तरफ के साथ में गठबंधन बना चुके हैं। तो ऐसे में केवल किसी एक पार्टी की बात नहीं है, गठबंधन की भी बात होगी। जी, तो 400 सीटें जो अगर एनडीए को जीतना है तो उसके लिए जो 303 सीटें पिछली बार भाजपा जीती थी उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी उसमें 100% स्ट्राइक रेट लगभग भाजपा को चाहिए। उसके बाद लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जो 2014 में भाजपा जीती थी और 2019 में हार गई। उन सीटों को वापस जीतना बहुत जरूरी है। उसमें से 9 सीट हालांकि उनके अलाइज ही जीते थे, रीएलोकेशन हुआ था, और 72 सीटों पे भाजपा सेकंड थी पिछली बार। उनमें से 17 सीटों में 5% से कम मार्जिन से भाजपा हारी थी। यानी इन 72 सीटों में अगर 5% का स्विंग भाजपा के फेवर में हो जाता है तो इनमें 39 सीटें भाजपा के पास आ सकती हैं। तो हाईली इम्प्रॉबेबल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई विद्यार्थी स्टूडेंट कमजोर भी होता है तो टारगेट बड़ा फिक्स करता है। यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम एग्जामिनेशंस होते हैं। कमजोर भी विद्यार्थी होता है तो कहते हैं नहीं नहीं यूपीएससी का एग्जाम दो, हो सकता है क्रैक कर ले। बीजेपी मुझे लग रहा है वही कर रही है, टारगेट बड़ा रखो। 400 एनडीए के लिए पार कर पाना या पहुंच पाना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट की बात हो रही है उन्हें बहुत सारी सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी का अपना जो आकलन है कि बीजेपी टारगेट है वो 370 का है, बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करूं। लेकिन टारगेट उन्होंने बड़ा सेट किया है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। आज सारी चर्चाएं यही हो रही हैं जिसकी जो हम अभी भी कर रहे हैं कि क्या 400 पाएंगे या नहीं पाएंगे, और अब इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी भी कि नहीं। देखिए, हर बार इस प्रकार एक शंका जताई जाती है। 2014 में कितने लोगों ने यह अनुमान लगाया कि बीजेपी अपने बहुमत पा सकती है? जहां तक मैं जानता हूं देश में किसी ने नहीं किया। 272 जीत सकती है, 282 जीता है। फिर इससे ज्यादा ये पीक हो गया, आगे नहीं बढ़ सकती है। 303 जीते हैं। हर बार नामुमकिन को मुमकिन बनाना, असंभव को संभव करके जताना, यही मोदी जी की नेतृत्व रही है। तो इसलिए 400 लक्ष्य बड़ा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पार करेंगे, क्योंकि इस बार एक अपोजिशन पूरी तरह डिस्पिरिटेड है। अपोजिशन दिख नहीं रही है इस मैदान में। 14 से ज्यादा, 19 से ज्यादा बड़ी जीत। जैसे आपने जीवीएल साहब कहा कि अपोजिशन दिख नहीं रही है, तो क्या हम ये माने कि बीजेपी की खुद की जो ताकत है या अपोजिशन की जो कमजोरी है उसका फायदा मिलता दिख रहा है एनडीए को आपके हिसाब से? इंटरेस्टिंग सवाल है, बट लेकिन हमारी ताकत किसी और के कमजोरी बन गई है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा विपक्ष वो अपने आप स्प्लिट हो गए। कांग्रेस तो कभी टूटी नहीं है। पिछले 10 साल में किसी भी, जहां तक मेरा ध्यान है, एक आध राज्य में टूटी होगी, बट ज्यादातर कांग्रेस यूनाइटेड रही है। कांग्रेस कमजोर इसलिए है क्योंकि भाजपा मजबूत हो गई है। मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई दूसरे विकल्प दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यही हमारी मजबूत उनकी कमजोरी के रूप में साबित हो रही है। उनकी कमजोरी का फायदा हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा बहुत मजबूत है इस वक्त। 2014 का चुनाव देखें, 19 का चुनाव देखें, कुछ कामकाज को लेके जो उनकी लीडरशिप है उसको देखते हुए लगता है भाजपा बहुत मजबूत है। लेकिन कुछ ऐसा वोट मुझे लगता है भाजपा को 2024 के चुनाव में आने की गुंजाइश है जिसकी बात की चर्चा हो रही है कि विपक्ष बहुत कमजोर दिखता है। क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हाँ भाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है और थोड़ी तो तकलीफ है। और जब आप उसको और पूरे दें, उनसे बात करें, तो उन्हें लगता है कि हाँ कोई अगर अच्छा विपक्ष होता तो शायद मैं उस अच्छे विपक्ष की ओर देखता, मन बनाता वोट देने के लिए। लेकिन क्या करें, विपक्ष में तो कोई न पार्टी है न नेतृत्व है, तो कुछ तो फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की जीत सिर्फ विपक्ष की कमजोरी के कारण है,
लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत जो ऐसा दिख रहा है 2024 में, शायद वो विपक्ष की कमजोरी के कारण आने की गुंजाइश दिखाई। नहीं संजय जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक विपक्ष में एक निराशा का माहौल है। विपक्ष के जो समर्थक है, ऐसा नहीं कि सारे भाजपा के समर्थक हैं, विपक्ष के भी समर्थक हैं, बट लेकिन उनमें एक निराशा का माहौल है। आशा उनको भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में दिखती है, तो इसलिए विपक्ष इतना कमजोर पड़ गया है। कभी कभी लगता है ऐसे कि ना मंडावली सी हो रखी है। एक बात बताएं, मंडावली शब्द एक बम्बैया भाषा का है। मंडावली क्या? मांडावली दो बम्बई वाले हमारे पास में बैठे हैं, और वैसे मतलब ये दोनों ज्यादा मराठी हैं मुझसे ज्यादा। आप तो मैं बनारस का भैया हूँ, मेरे देशमुख सरने पे बिल्कुल। आप तो अब दुबई वाले हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन रूट तो मेरे बनारस के है ना, तो वो निकाल नहीं सकता। दुबई के डॉन तो नहीं नहीं। और एक जो अजीब सी बात मुझे लगती है कि देखिए, मुझे ऐसा संभव लगता है कि केंद्र की राजनीति में या इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, उनकी कोई इक्विटी नहीं है। जब मैं इक्विटी की बात करता हूं, मुझे लगता है कि उनका सारा फोकस, उनकी ताकत, उनका सारा सरोकार राज्य के अपने विधानसभा चुनाव से रह गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 10 साल में इस मुल्क में आधे चुनाव भाजपा हारी है, आधे चुनाव, क्योंकि सबका फोकस 2014 और 2019 पे रहता है। तो लोग जैसे कहते हैं कि अरे सब कुछ बीजेपी जीत रहा है, ऐसा नहीं है, हारी है बीजेपी। लेकिन जो हार के जीते हैं उनको जैसे लगता है कि यार मेरा चुनाव, मेरा राज्य, ये मेरी इक्विटी है, ये केंद्र की इक्विटी, ये कांग्रेस का सिरदर्द है, इसके झमेले में मैं क्यों फंसूं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक वो लगता है कि इंटरेस्ट नहीं लगता कि बीजेपी को हराने का केंद्रीय चुनाव में। जैसे राजस्थान का चुनाव हुआ, कांग्रेस के लिए कितना आसान था उस समय, 5 साल पहले, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। अब ये कांग्रेस वालों ने नारा बढ़ाया था। मैं थोड़ा, मेरा इसमें रुख अलग है। ऐसा नहीं है कि उनको लोकसभा चुनाव में रुचि खत्म हो गई, न उस जीता नहीं जा सकता है यह, क्योंकि राजस्थान का जिसका उदाहरण आपने लिया अभी, 25 के 25 सीट जीतना, वो भी 3 महीने के अंतराल में, लोकसभा चुनाव के 4 महीने के अंतराल में, यह बात क्या कहती है? मतलब लोकसभा में मोदी ही मोदी है, मोदी चाहिए। ये आपको कर्नाटक में जो चुनाव हुए अभी हाल में 6-8 महीने पहले, वहां भी हम जब जनता के बीच गए थे तो हमको राज्य सरकार के जो चुनावों में पार्टी का प्रेफरेंस स्थानीय परफॉर्मेंस के आधार पर है। लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। मेरा एक निवेदन है कि हम लोग थोड़ी सी एक बड़ी तस्वीर को भी देखें। मोटे तौर पे हम लोग जो बात कह रहे हैं वो घुमा फिरा के एक ही जगह आ रही है बात। वो बड़ी तस्वीर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 37.8% वोट मिला था। इतना कम वोट मिलने के बाद में भाजपा जिस सत्ता का उपभोग कर रही है वो 100% है। ये तो हर बार ऐसे ही हुआ है। वही कह रहा हूं। नहीं, ये बात सही नहीं है। पहले कभी हुआ उससे मतलब नहीं है। अभी जो हो रहा है, हम लोग आज के भाजपा के लिए ये बात कहना भाई जी, नहीं, ये एक तरफ किसी भी पार्टी को पूरी बात तो कहने दीजिए, नहीं मिला है वोट। पूरी बात मैं कह रहा हूं, इस वक्त स्थिति यह है कि भाजपा 37.8% वोट पाकर विमर्श के जरिए, अपने चुनाव प्रबंधन के जरिए, राजनीतिक प्रबंधन के जरिए 100% सत्ता, सिस्टम के वजह से। अरे भाई आप बात तो पूरी करने दीजिए। सिस्टम के वजह से आप जो कांग्रेस को लाभ मिला है, आप सत्ताधारी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बोलने ना दें। नहीं, मैं बता, कृपया करके बोलने दीजिए। मेरा कहना ये वो कर रही है, ऐसा भाजपा क्यों कर पा रही है? मैं उसी जगह आ रहा हूं, भाजपा ऐसा क्यों कर पा रही है? अगर मोदी जी से पूछा जाए कि भाई चुनाव जीतना क्या है, मोदी कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विपक्ष की एकता मत होने दो, और अगर एकता हो रही हो तो उसको पहले विपक्ष एकता ना करे, अगर हो रही हो तो एकता को रोक दो। विपक्ष से अगर पूछा जाए कि मोदी जी को हराना का क्या तरीका है, विपक्ष कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम एकता कर लें, लेकिन वो एकता नहीं कर पाते। मोदी जी उनकी एकता को रोक पाने में इस बार कामयाब हुए। एकता वाला लॉजिक मोदी जी उनकी एकता का लॉजिक नहीं है। मेरा कहना है, जिस वक्त पटना में एकता हुई थी, वो क्षण जो था वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को विचलित कर देने वाला क्षण था। वो लोगों को वो भाषा नहीं थी उनके पास विपक्ष की एकता के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अंधेरे में टटोल रहे थे, कौन सा शब्द हो,
कौन सा फिक्रा हो जो हम इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी दिनों बाद उन्हें घमंडिया याद आया, उससे पहले बीच में और दूसरे भी फिक्रे अजमाए थे उन्होंने, सारी चीजें लेकिन ठीक है, विपक्ष ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। विपक्ष ने खुद, मैं कहता हूं, विपक्ष ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। आज अगर मैं बता रहा हूं क्यों मारी, वो आप बताइए। क्योंकि दिक्कत यह है, जो जैसा आपने कहा 38% वोट एक तरफ है, तो ये सबको नजर आता है, दूसरे तरफ 62% वोट होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया वो संगठित नहीं है, और संगठित क्यों नहीं है, मूल में जाइए आप उसके, क्योंकि सारे रीजनल छत्रप्स को, सारे राजाओं को महाराजा बनना है। अब सब तो महाराजा नहीं बन सकते नहीं, और तो अपने जो उनके खुद की और सारे के सारे कांग्रेस की जमीन के ऊपर खड़े हैं। दिक्कत वहां पर आती है कि कांग्रेस और बार बार जिस बात का जिक्र होता है कि 37 वर्सेस 62 या 63, वो 62 और 63 बहुत आर्टिफिशियल है, उसको देखने की जरूरत है। आंध्रा में आप दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। आप तमिलनाडु की बात करें, वहां डीएमके एडीएमके की लड़ाई है, तो आप 62 को जो हम ना बहुत आर्टिफिशियल तरीके केरल से में इतना विरोध में केरल में जो 62% का मैंने जिक्र नहीं किया। प्रदीप जी कह रहे हैं मैं 62% का मैंने जिक्र, एक मिनट माफ, 62% का मैंने जिक्र नहीं किया। मेरा कहना है कि अगर विपक्ष की एकता होगी तो सारे 62% वोट उनको नहीं मिल जाएंगे, सब लोग जानते हैं इस बात को। उसमें मैं ही मानता हूँ, उसमें 20% वोट, 15% वोट भी लेकिन जो अभी जब तक एकता नहीं होगी तब हराएंगे नहीं, जो एक तरफा स्थिति है वो एक तरफा स्थिति नहीं रहेगी, टक्कर होगी बड़े पैमाने पर। 62 में से 40% ही मिलेगा तो बीजेपी के आगे हो जाएंगे ना, 37 के आगे। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? उसके संगठित होने मैं की वही कह रहा हूँ, जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ। संगठन उसका विघटन होगा, वोटों का जो बंटवारा होगा। बात प्रदीप कह रहे थे, देखिए बेसिक बात यह है कि इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है विपक्ष के गठबंधन के अंदर। जी, ममता बनर्जी कांग्रेस को खा पी करके चट करके ममता बनर्जी बनी है। सारे वो कांग्रेस को क्यों जमीन देंगी अपने यहाँ पर? कम्युनिस्ट को क्यों सारे राजनीतिक बिल्कुल सारे क्षेत्रीय दल जो है वो एंटी कांग्रेस प्लैंक पे पैदा हुए। जनता दल का बिल्कुल सही। मतलब वही है ना कि वो एंटी कांग्रेस सेल्फ इंटरेस्ट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है। कांग्रेस खत्म हो, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके ही बढ़े हैं वो लोग। 2014 में हम सत्ता में आए, बड़ा इजाफा हुआ हमारे वोट प्रतिशत, तभी तो सत्ता में आए। 2019 में फिर इजाफा हुआ, इस बार 38 से, कल के जो कुछ पोल्स कह रहे हैं हमारे लक्ष्य है 50%, कम से कम 45 से 50% देश भर से वोट पाना। हमारा उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 400 सीट वैसे ही नहीं मिलने वाले। हम अपने वोट 14 में आपकी 31% बीजेपी मिलने वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो भी लक्ष्य है, लक्ष्य है। 400 में लक्ष्य। पोल हम जो करते हैं वही पोल्स का भी असेसमेंट बता रहा हूं। बिल्कुल लक्ष्य है। यहाँ पे 3 देश के सबसे टॉप सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं। 3 डेटा पॉइंट में इनके ही डेटा पॉइंट से देता हूं, थोड़ा इसको रोकते हैं। एक संजय सर का डेटा पॉइंट है कि 25 से 30% लोग लास्ट डे या 2 से 3 दिन पहले डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करना है। एक एक्सिस माई इंडिया का डेटा पॉइंट है सर कि 31% लोग ही लॉयल वोटर हैं भारत में। बिल्कुल। और एक सर के सर्वेज में भी बहुत बार आता है कि 25% लोग लगभग, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं। कैंडिडेट उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जब ये 3 बातें हैं तो क्या ये इलेक्शन डन डील है? कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए। 25 से 30% से किसी भी चुनाव में मार्जिन ही नहीं होता है। और 31% लोग ही आइडियोलॉजिकल वोटर हैं। 70% लोग तो भारत में शायद स्विंग वोटर हैं, जो हर चुनाव में किसी दूसरे। नहीं अमिताभ, आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं इस पे मेरा थोड़ा मतभेद है इन आंकड़ों से। लगभग अगर हम देखें पिछले 10 सालों में तो पार्टी आइडेंटिटी पर वोट देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज तकरीबन 65% मतदाता जो है वो पार्टी देखकर वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट का प्रेफरेंस बहुत कम हो गया, 8 से 10% बच गए हैं जो कैंडिडेट देख के वोट करते हैं। तो कैंडिडेट बहुत मैटर नहीं कर रहा है। संजय जी एक बात बताइए कि फैन सिटर वोटर कितना है? अब उनका भी दायरा जो बीच में खड़ा हुआ है, अगर मैं पार्टी निष्ठा नहीं है, अगर मैं 96 से लेके 2019 तक की बात करूं तो 96 के समय में तकरीबन वो फैन सिटर, जिसको कहते हैं आखिरी के 2-4 दिनों में मन बनाना, वो 30 से 35% होते थे। उनका आंकड़ा धीरे धीरे वो घटता चला गया प्रतिशत, और अब तकरीबन 10 से 12% वोटर ऐसे रह गए हैं जो आखिरी 2-3 दिनों में मन बनाते हैं। तो लगभग इसी के लिए सवाल जो है कि क्या डन डील है 2024?
डन डील उस मायने में मैं देखता हूं कि एक ऐसा रेस है जिसमें विनर कौन है ये पता है, जीतेगा कौन रेस, कम से कम मेरा असेसमेंट यही है। अब वो विनर क्या अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, उससे पीछे रह जाएगा, आगे रह जाएगा। और इसका आधार मेरा यही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं और आज पार्टी के साथ जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उस पार्टी का जो कैप्टन है उनकी अपनी बड़ी अब छवि देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी की आपकी छवि क्या है? एक भारतीय जनता पार्टी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन लोगों से पूछा कि भाई हम लोगों का नतीजा ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए एक रिपोर्ट बना के आप हमें भेजिए। उन्होंने एक 80 पेज की रिपोर्ट भेजी जो इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, विस्तार से उसमें प्रकाशित हुई थी। उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट भेजी। उन रिपोर्ट में बहुत सी बातें थी, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा और मैं आप लोगों का समय नहीं खाना चाहता, लेकिन उसमें एक बात थी कि जो बीच का वोटर था, जो अनिश्चित वोटर था, जिसकी पार्टी निष्ठाएं तय नहीं थी कि भाजपा के खिलाफ वोट करेगा या भाजपा के पक्ष में वोट करेगा, उसने आखिर में निर्णय लिया कि वो हमें वोट कर दे, इसलिए हम चुनाव ये जीत गए। वरना काफी कई बातें उन्होंने ऐसी कही थी, इससे लग नहीं रहा था कि वो उस चुनाव को आसानी से जीत सकते थे। तो मैं अभी भी इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि वो वोटर कितना है। मुझे लगता है, हालांकि आप लोग ज्यादा आंकड़ों के बड़े खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो वोटर अब हिंदुस्तान में करीबन 15 से 20% है। बहुत ध्यान से उन बहसों को देख रहा है जो हम लोग करते हैं या दूसरे लोग करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की ऊपर चर्चा हो रही है, उसको ध्यान से देख रहा है। वो बिल्कुल आखिर में तय करेगा कि उसको किधर वोट देना। मुझे लगता है ये बड़ा भ्रम है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कोई चुनाव, मैंने एक मुद्दे के तौर पर बताया, देखिए मैं 3-4 विषय दे रहा हूं। अभय जी, अनडिसाइडेड वोटर। अभय देखिए, कुछ आपने जो पॉइंट कहे हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, जितना कैंडिडेट का महत्व असेंबली इलेक्शन में होता है उससे बहुत कम लोकसभा चुनाव में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सब मेरे से सहमत हैं। एक्चुअली जितना माइक्रो लेवल पे होगा कैंडिडेट का उतना एक मैं प्रदीप जी कंप्लीट करता हूं। तो कैंडिडेट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, फिर भी हर पार्टी पहले से बस 10-20 साल पहले कोई इनको लड़ाते हैं ऐसे सोचते होंगे। आज हर कोई सर्वे कराते हैं, हर कोई अच्छा परफॉर्मेंस के लिए लड़ते, तो इसलिए काफी रैशनल डिसीजन होता है, तो किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, अनडिसाइडेड वोटर जब स्विंग करता है आमतौर पर ये उसी रेशियो में स्प्लिट होता है जिस रेशियो में जो डिसाइडेड वोटर फॉल करता है। एग्री कंप्लीट। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। 15 यदि 20% अनडिसाइडेड है, वो जनरली उसी रेशियो में स्प्लिट होता है, बाकी 80 की तरह। वो उसमें फर्क तब आता है जब कोई बड़ा कुछ बन जाता है, कुछ कारण होता है, जैसे 84 में हुआ या इंदिरा गांधी जी का या फॉर दैट मैटर अभी जैसे राजीव का बहुत बड़ा साइलेंट वोटर आ रहा है वेस्ट बंगाल का, पॉलिटिकल वायलेंस के डर से जब इंसान नहीं बताता। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे वेस्ट बंगाल में अगर अमिताभ 15 से 20% अभी साइलेंट वोट, हमारे में ऑलमोस्ट 20% आ रहा है। मेरा मानना है वो शायद ममता बनर्जी के लिए खतरा होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जो नहीं बोलता है वो कहां जाएगा, ये उसके डर के कारण सामान्यतः नहीं बोलेगा। तो इसको अगर इसको आगे ले जाए तो लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट की महत्ता बहुत कम है, कम होते जा रही है। तो बहुत सारी बातें होती है मोदी फैक्टर के बारे में, ठीक है। अब अगर CSDS का आंकड़ा ले लें तो 1 आउट ऑफ एवरी 3 वोटर ने मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट किया। अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं, जो मैंने थोड़ा खुद से इसके ऊपर रिसर्च कर लिया, एनडीए को 27.5 करोड़ वोट मिले थे 2019 के चुनाव, और यूपीए को 16.5, यानी लीड जो थी एनडीए की वो 11 करोड़ वोट की थी। उसमें से अगर ये 1/3 फैक्टर हटा दें, 8.5 करोड़ वोट मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी को मिला था। यानी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लीड जो बीजेपी या एनडीए को यूपीए के ऊपर है वो मोदी फैक्टर की वजह से है। तो इससे मेरा सवाल है कि क्या आज विपक्ष और सत्ताधारी दल में मोदी फैक्टर ही डिफरेंस है? अगर मोदी फैक्टर को चुनाव से हटा दिया जाए तो क्या कांटे की टक्कर हो सकती है? मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन सिर्फ उसी को मैं फैक्टर नहीं मानता। एक गवर्नेंस के बारे में भी मुहर लगती है
वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी मुहर लगती है। वो भी मोदी जी से जुड़ा हुआ है। और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। देखिए बहुत बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। देखिए संगठन की वजह से ही है वो Counterintuitive जो है। आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं सरकार का, और जो जनता का करेक्ट, ये भी जुड़ाव जुड़ा हुआ है। जनता का जो जुड़ाव है मोदी जी के साथ, खासकर 10 साल के बाद, 10 साल तक अमूमन इंडिया के अंदर जुड़ाव हो सकता है, ऐसा हमने पिछले परफॉर्मेंस नहीं कई देखा, सालों में रसगुल्लों देखा को है। भी देख रहे हैं। देखिए वो एक जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म। मुझे लगता है कि कई बार कि विपक्ष के लिए शायद जो कंपोनेंट हैं चुनाव जीतने के, जितने भी आप बता रहे हैं, चाहे लीडरशिप के मामले में या गवर्नेंस के मामले में या ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, बीजेपी का पीक और विपक्ष का लो पॉइंट अभी है। ये एक साथ आया है। ये कंट्रास्ट जो है ना इतना बड़ा है। आपको लगता है आ गया या अभी और अभी बाकी है आगे? ये देखिए, पीक आ चुका है, आने वाला है। आने से ज्यादा क्या है मैं बताऊं, इन चुनावों में जो मुझसे लोग बोल रहे हैं, जो बार बार जो स्केप्टिकल तरीके से पूछते हैं, वो दरअसल 2004 की बार बार याद दिलाते हैं कि 2004 भी तो हुआ था। और मेरा मानना यह है कि 2004 नहीं होगा। कारण यह है कि बेसलाइन बदल गई। बेसलाइन वो है ही नहीं। संजय भाई, 2004 की बेसलाइन 1999 का चुनाव था। 1999 के चुनाव में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी को 24% वोट मिले थे, कांग्रेस को 4% ज्यादा वोट मिले थे, 28%। कई आर्टिकल, आज का बेसलाइन क्या है? 2019, 37 और 19। कई आर्टिकल लिख दिए इस पे। ठीक है ना? तो आपका बेसलाइन सारा चेंज हो चुका है, और वो बेसलाइन चेंज होने के बाद में रातों रात आप 20% वोट की लीड। और दूसरी इसमें एक चीज छूट रही है, इसमें यहाँ जो एक चीज छूट रही है चर्चा में, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और क्षमता का प्रदर्शन किया है जो कि किसी जमाने में कांग्रेस के पास होती थी और कुछ दूसरे दलों के पास भी अलग अलग प्रदेशों में होती है। वो ये है कि सामाजिक समूहों को जोड़ने की क्षमता। मैं समझता हूं इस चीज को आप मोदी मैजिक कहते हैं, इंक्लूसिव हाँ, जिस चीज को आप मोदी मैजिक कहते हैं, उस मोदी मैजिक का रहस्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रांतों में अलग अलग राजनीतिक युक्तियों का इस्तेमाल करके जबरदस्त सामाजिक गठजोड़ बनाती है। और कितना और वो सामाजिक दूसरी बात यह है संजय, उस सामाजिक गठजोड़ को वो अगले चुनाव में टिकाती भी है। अन्य नेता भी सामाजिक गठजोड़ बनाते हैं, अगले चुनाव में थोड़े दिनों बाद वो भंग हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन भाजपा लगातार उसको टिकाए रखती है। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ जोड़ती रहती है, एक आध कोई कम होता है तो फिर जोड़ देती है। मैंने कम से कम एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर पिछले 15-20 साल में जो देखा है, उसमें यह क्षमता मैंने बहुत कम पार्टियों में देखी है और इतनी टिकाऊ तरीके से। उन्होंने किया है। कारण आप है, मैं आपको देखिए, बताता एक सेकंड हूं। प्रदीप जी, और कितना चतुराई से किया। अलग अलग राज्यों में जिस ओबीसी वोट की बात होती है कि भाई ओबीसी की बड़ी संख्या है, अब कितनी संख्या उस पर डिबेट ना करें, मान लें 40-45% है। बिहार में देखें, डोमिनेंट ओबीसी को किनारे करो क्योंकि उनकी साख एक पार्टी के साथ है, मैं यादवों की बात कर रहा हूं, तो नॉन यादव को अपनी ओर साधने की कोशिश करो। यही काम यूपी में भी किया और अलग अलग राज्यों में किया। हरियाणा में संजय जी, मुझे लेकिन हम किसी देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम को बनाया, अभी यादव कम्युनिटी से सीएम को, मुख्यमंत्री को बनाया हमने, एक ट्राइबल मुख्यमंत्री। आपने जो कहा, ये एक समावेश, सामाजिक एक तरह जो न्याय, ये केवल नारा नहीं। आपके मोदी जी के कैबिनेट को देखिए, जितना प्रतिनिधित्व हर समाज को दिया गया, एक चीज ये एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है। ये हमारी ताकत है। ये कोई चतुराई नहीं है, मैं इसको समावेश के साथ साथ में एक बहुत चतुराई से बहिर्वेशन भी है। चलिए, चतुराई जो नहीं है, सामाजिक न्याय, चतुराई नहीं है, ताकत नहीं है, सामाजिक न्याय है। अच्छा, चतुराई नहीं है, ताकत नहीं है, तो क्या आप मानेंगे कि बीजेपी भी जात पात की राजनीति करती है या नहीं? ये सामाजिक न्याय, हर वर्ग को समावेश करना, समाज को ये प्रतिनिधित्व देना, ये भाजपा इसको समरसता कहती है, सामाजिक न्याय इसको लालू यादव मुलायम यादव कहते हैं। देखिए, दो मामलों में भाजपा भाग्यशाली भी है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, सही समय पे सही बड़ा चेहरा गवर्नेंस का और लोकप्रियता का मिला है। लेकिन जो संघ के रूप में जो एक उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो ग्रास रूट पे मिलती है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जो आजादी की लड़ाई के समय की उनकी ग्रास रूट स्ट्रेंथ थी, जो उन्होंने 25-30 साल उसके ऊपर अपना नरिशमेंट लिया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया। संजय भाई, एक बड़ा विचित्र आपको इलेक्शन बताऊं, मैंने कवर किया, मैं झाबुआ में था उस समय। ये बात है 96 के चुनाव की। दिलीप सिंह भूरिया ये कांग्रेस के
कद्दावर नेता थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने स्विच ओवर किया, बीजेपी में शामिल हो गए और उनके अगेंस्ट में खड़े हुए कांतिलाल भूरिया जो उनके थे, बिल्कुल ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उनके सामने संकट हो गया कैंपेन करने का, और मैंने कवर किया वो इलेक्शन में, इसलिए बता आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मैंने उनका साक्षात्कार किया, कांतिलाल भूरिया का साक्षात्कार किया। उस पूरे भील भिलाल वाले बेल्ट में बीजेपी का नाम ही कोई नहीं जानता था, बीजेपी का नाम नहीं पता था। तो दिलीप सिंह भूरिया का ऑफिशियल कैंपेन लाइन थी फूल वाली कांग्रेस। और आज भी आदिवासी उस इलाके में भाजपा को फूल वाली कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, उस समय से आज की तारीख में जब भाजपा ने पूरी ट्राइबल बेल्ट ईस्ट और वेस्ट दोनों की कब्जा की, उसमें जो रोल वनवासी कल्याण आश्रम का, एकल का या भारतीय जो संघ के बाकी संगठन है उनका, लेकिन वो जो हमारे संगठन एक लाइन में जोड़ूंगा, संगठन की ताकत और कितना मेहनत करते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा आपसे आग्रह है आप उसका स्टडी कर लीजिए। यशवंत, इसमें कोई शकीय सवाल नहीं है, संगठन 1925 से काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी को जो सफलता मिली, और अटल बिहारी जी जैसा टॉल लीडर भी था, बट प्रश्न ये आता है कि कभी आप 182 से आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों? तब भी संगठन था, बिल्कुल, तब भी राम मंदिर का 91 में इशू चालू हुआ, और उसके बाद आप पहले से लोगों की मदद कर रहे हैं संगठन के तौर पे। आप संगठन की कल्पना और स्थापना ही इसी बात से हुई थी कि मुगलों के अत्याचार से अपने आप को, हिंदुओं को बचाना है, उसका बेसिक फंडामेंटल वही था। इसके लिए आपको संगठित होना है और उसी का नाम संघ दिया गया। सवाल यह आता है कि मोदी जी के आने के बाद जिसने 15 साल संगठन के तौर पे और 15 साल बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे जो 30 साल का लब्बो लबाज है और जनताओं की समस्याओं को समझने की कोशिश करी, और कोई भी चुनाव, मेरा ऐसा मानना है, चुनाव जीतना दिल जीतने की प्रक्रिया है और ये कभी फेक नहीं हो सकती। इट हैज टू बी रियल। प्रदीप जी, इसमें लेकिन मैं एक ही चीज बता रहा हूं सर, आप ये देखिए कि देश की जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सना, आपकी एआई होस्ट। मैं यहां बैठे स्पीकर्स से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या एग्जिट पोल्स के नंबर बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल आप पर दबाव बनाते हैं? बहुत ज्यादा। ये जीवीएल जो है प्राण लिए रहते हैं हमारे, और हम इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि जब से राज्यसभा गए एक को बार कहीं न खिलाने ले गए, न पिलाने ले गए, हम तो इसी बात पे नहीं इनकी बात सुनते। देखिए, अच्छा, आप लोग पोल्स, एग्जिट पोलस्टर्स आज जो जमाने में करते हैं, आप बोले तो अच्छा रहेगा, मैं उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया एक जमाने में तो आप भी मैं सेफोलॉजी करते थे। हाँ, इसलिए आप भी बोलिए ना। देखिए, एग्जिट पोल्स में कोई राजनीतिक दल बढ़ाने की कोई ज्यादा रुचि नहीं रखती है, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसके बाद ज्यादा कुछ होना नहीं है, तो इसलिए कोई किसी पर दबाव डालते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, जीवीएल सना का मतलब एग्जिट पोल, लेकिन ये खाऊंगा मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस संस्था में मैं काम करता हूं, सीएसडीएस में, हम न तो राजनीतिक पार्टियों के लिए सर्वे करते और न ही कैंडिडेट्स के लिए सर्वे करते, तो हमारे पर ऐसा दबाव कभी आया नहीं। लेकिन इस बात का एहसास रहता है, कभी कभी ऐसा रहा कि कुछ लोग आए और हमसे कहे कि भाई हमें इस तरह का एक सर्वे करना है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो कैसे सर्वे का ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि एक पार्टी को जीतते हुए दिखाएं। तो मैंने बड़ा सुझाव बड़ा सरल दिया, जितने पैसे हैं रख लीजिए, कागज पे डेटा बना के दे दीजिए, सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह के दबाव आते हैं, लेकिन कम से कम मैं और हमारी संस्था इस दबाव से बिल्कुल अपने आप को परे रखी है। और सना को मैं बता दूं, आपने पूछा है एग्जिट पोल के लिए, तो एग्जिट पोल के लिए जब चुनाव हो चुके हैं, मतदान कंप्लीट हो चुका है, तो किसी दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं आता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी को कोई लाभ होने की स्थिति नहीं है। आपका सवाल है ओपिनियन पोल से, जो कि हमारी संस्था तो कम से कम नहीं करती है, एक्सेस माई इंडिया जो करते हैं। प्रदीप जी तो बच उसका गए। भी जवाब सुन लीजिए। हम है घोड़े, हम खा रहे रसगुल्ला, अगर हम रसगुल्ले से यारी करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? और हमारा रसगुल्ला है जो क्रेडिबिलिटी वाला मामला। तो अगर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाकर कुछ करेंगे तो न दर्शक हमको देखेंगे, न हमारा काम चलेगा।
ये मुर्गी का पेट चीर करके हम सब गड़प जाएं, ऐसा होता नहीं। जो भी गंभीर काम करने वाले हैं, सामान्य तौर पर हम सभी लोग इस फील्ड में, इस विधा में किसी कारण से हैं, क्योंकि जनमानस को पढ़ना, जनादेश की व्याख्या करना, ये हम लोगों का पेशा ही नहीं है, हमारा पैशन है। और अगर हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमारे दर्शक हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात को कोई भी क्यों सुनना चाहेगा। आप हमको ये ऊपर वाला देख रहा है कि सेट पे क्यों बुलाएंगी अगर हमारी बात में वजन नहीं होगा। इसलिए घोड़ा घास से यारी नहीं करता, हम घोड़े से करता, घास नहीं खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, हम यारी नहीं कर सकते, हमें खाने का मन है, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए जीवीएल नरसिम्हा राव भी हमको खिलाते पिलाते रहते हैं, ये बात अलग है, ये गलत बात मैं नहीं बोलूंगा, पुराने मित्र हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले ये इधर थे, अब ये उधर हैं, और इनके ईमानदारी से ही करता हूं मैं। नहीं, ये बात सही है। नहीं, ये बात मैं आपकी बात की तरफ से मैं एक सवाल इसमें जोड़ दूं, शायद उसका आप जवाब देंगे तो और भी ज्ञान बढ़ेगा यहाँ पर। वो ये है कि जब आपका सर्वे कामयाब होता है तब तो एक बात है, लेकिन जब कभी कभी सर्वे, और आजकल अक्सर भी सर्वे बुरी तरह नाकाम भी हो जाता है, तब फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कहते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों सर्वे तो कर रहे हैं तो कभी न कभी तो नाकाम हो गई, अक्सर नाकाम होता है। अक्सर तो नहीं होता, ये गलत है आपका आरोप और बयान। अक्सर ज्यादातर सर्वे से इसको क्वालिफाई कर दूं बात को। जैसे आपने एक बड़ा सर्वे किया पूरे भारत का, तो उसमें हो सकता है कि किसी प्रांत में आपका सर्वे संभव न ठीक हो, सही ना हो, किसी राज्य में भी नाकाम हो सकता है। देखिए, अक्सर शब्द मैं वापस मेरा ये मानना है, लेकिन वो नाकाम भी होता है। जिस तरह से किसी भी अच्छे सर्जन के 100% पेशेंट पूरी तरह ठीक होकर चले जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अच्छे से अच्छा सुप्रीम कोर्ट का वकील 100 के 100 केस जीतता है, ऐसा संभव नहीं है। एक प्रोफेशन के अंदर भरपूर कोशिश करने के बाद में भी 2-4 गलतियां चूक होती हैं, होती रहेंगी, इससे आप इनकार नहीं। सवाल ये है, मुझे याद है 100 बना लें, जरूरी नहीं 0 पे भी आउट हो जाए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जब मैं मेरा भी ये पेट एग्जाम्पल है कि तेंदुलकर हर बार सेंचुरी नहीं मारता, कभी कभी 0 पे भी आउट होता है। हम में से जब भी जहां पर जो भी गलती होती है, हम लोग वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा था जो हम रीड करने में अभय जी, आपका जो सवाल है, मेरा साथ 98, 99 उन चुनावों में 96 मेरा बिल्कुल सटीक था, राष्ट्रीय स्तर पर एग्जैक्ट टैली, बट लेकिन एक आध राज्य में बिल्कुल विपरीत गए थे, फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, तो उससे लोग खुश थे। बट लेकिन क्यों ऐसा हुआ विपरीत? एक तमिलनाडु ऐसा था, कंप्लीटली रिवर्सल हो गया। तो हम क्या करते हैं, वहां क्या कारण था, वहां हमने कुछ विश्लेषण करके उससे सीख लेने की प्रयास करते हैं, ज्यादातर सीखते हैं। सैम्पलिंग एरर था, नॉन सैम्पलिंग था, उसमें हमारी एक गलती थी। एक बैलेट पेपर में जो हमने सिंबल्स को लेकर जो सिलेक्शन सिंबल साफ नहीं दिख रहे थे, उसके कारण वोटिंग सही नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रदीप ने एक बार जो चीज गलती हुई थी इसमें प्रदीप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि महिलाओं के सैंपल हमारे पास में कम आए थे, हम बिहार की बात है मुझे याद है, तो हम नहीं कर पाए उस चीज को। अभी हम मध्य प्रदेश में हम गलत हुए, हमारा अनुमान था कि कांग्रेस आगे होगी, बीजेपी पीछे होगी, लेकिन हम गलत इस चीज में हुए, हमने कहा टर्नआउट की एनालिसिस हम नहीं कर पाए। हम इस बात को नहीं नाप पाए कि बीजेपी 10 में से 9 लोग बूथ तक ले जा रही है, कांग्रेस के 10 में से 6 भी ले जाने में कम है। तो अगर ड्राइंग रूम में बैठ करके लोग सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज नहीं करता, तो हमें समझना पड़ा। उसके बाद में हमने और डिवाइस किया, डिजाइन किया कि नहीं, टर्नआउट जो रिलेटिव है इसको समझने के लिए हम नए सवाल उसमें क्या और डाल सकते हैं। तो सीखना तो पड़ेगा ही। और ये परमानेंट, ये देखिए कोई भी काम है, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल कोई बोले अहम ब्रह्मास्मि, हमको सब कुछ आता है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। हम परमानेंट सीखने वाले। आप एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख एवरेज वोटर होते हैं, 2 लाख टर्नआउट होता है। आप और हम सब 100-200 लोगों से बात करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ? आपने 1,99,800 लोगों से तो बात ही नहीं की है। एग्जैक्टली। क्या वो 200 सैंपल जो था वो उन पूरों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है? तो इतने ज्यादा थिन एयर पे हम लोग खेल रहे होते हैं, तो कभी कभी चूक हो जाना स्वाभाविक है। जनता को समझना जरूरी है। क्योंकि एक राज्य में 3,000 सैंपल से हम अक्सर अनुमान लगाते हैं, पहले लगाते थे। 95% सही होता है, बट इतने में
आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर। मुझे तो इसमें हनुमान जी की घर वापसी दिख रही है। मुझे इसमें पासवान वोटों को साधने की कोशिश दिख रही है, और खासकर बिहार में, जो कि उतनी आसान टर्फ नहीं थी, जबकि नीतीश कुमार दूसरी महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, एनडीए छोड़ चुके थे। तो ये एक सतर्कता बरती जा रही है आगे के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए भी। मुझे इसमें 2 हनुमान दिख रहे हैं, एक बिहारी हनुमान है और एक राष्ट्रीय हनुमान है। जो हमारे साथ छोड़े वो वापस आ रहे हैं। यही कहानी पूरे देश भर में है। ये अजीब विडंबना है कि भाजपा ने लिटरली जिसको यूज किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, आज उसी पार्टी को वापस गठबंधन में बना रही है। इसीलिए कहा जाता है 2 बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे बंदे को नहीं पड़ना चाहिए। वही सिचुएशन आज चिराग पासवान की हो रही है। दूसरी तस्वीर। फॉलो द लीडर। एक सामान्य पार्टी कहने वाली तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करके, क्योंकि अभी हाल में चर्चा जो हुआ है, बड़े पैमाने पर पैसा मिलने वाले पार्टी तृणमूल कांग्रेस, एक राज्य तक सीमित, बट लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उनकी एक तरह से उनकी रिसोर्स दिख रहे हैं इस तस्वीर में। मुझे लगता है ये ममता बनर्जी ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। आप ये ना समझे कि हम किसी बैकफुट पे हैं, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और जनता हमारे साथ है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय शक्ति का इवेंट मैनेजमेंट का एक नमूना है, और जो बताती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इवेंट मैनेजमेंट नहीं करना जानती, हम भी जानते हैं। खेला हो बे, ये भरपूर खेला हो बे। ये एक इनोवेटिव कैंपेन है और बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो भाजपा से सीख रही हैं। तो ममता जी भी सीख रही हैं। खेला होबे 2.0 कह रही हैं कि भाई 2021 में भी हराया और 2024 में भी आगाज उन्होंने कर दिया है। मुझे तो लगता है कि ये है लीडर, फॉलो द लीडर, लीडर आगे आगे, और उनकी जो जनता है, जो कैंडिडेट को वो अपनी जनता समझ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रही है। आपकी बातों को पूरे देश ने देखा और सुना है। ज्यूरी की वोटिंग के आधार पर आज सबसे अधिक वोट पाने वाले स्पीकर हैं यशवंत देशमुख। चलिए, पार्टी मेरी ओर से। अमिताभ तिवारी। गॉड। नमस्ते। चलिए धन्यवाद। हो गया ओवर। इसी बात पे रसगुल्ला एक और खाइए आप। खिलाना है आपको किशन? ये लीजिए। ये रसगुल्ले का अपमान है, इसको ऐसे यहाँ पर आइए सर, खाया जा रहा खाली है। छोड़ना। अरे यार, नहीं छोड़ हो गया, क्या बात है? मैंने खा लिया।